हेलो फ्रेंड्स, विद्या गेन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक ववना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज़ में इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में। और इससे पहले जो वीडियो आपके साथ शेयर किया गया था वो था इस बुक के चौथे अध्याय भारत के विदेश संबंधों के बारे में। और आज हम इसी अध्याय का दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि भारत चीन संबंधों से संबंधित है। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम आज भारत के विदेश संबंधों के अंतर्गत भारत चीन संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने जो बेल आइकॉन है, नोटिफिकेशन की बेल है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहें और आप अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से जारी रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो की कक्षा। आज हम चर्चा करेंगे भारत चीन संबंधों के अंतर्गत चीन के साथ शांति और संघर्ष के बारे में। पाकिस्तान के साथ विदेश संबंधों के विपरीत भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों की शुरुआत बड़े दोस्ताना अंदाज में की। 1949 में चीनी क्रांति हुई और चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। विदेशी चंगुल से आज़ाद होने वाले इस पड़ोसी देश के प्रति तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के हृदय में गहरे भाव थे, दोस्ती के भाव थे। और चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले देशों में भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले चीन के कम्युनिस्ट शासन को मान्यता दी है। भारत और चीन के जो संबंध हैं शुरुआती दौर में दोस्ताना संबंध थे। इसी कड़ी में 1954 में भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, चीन के जो प्रमुख नेता थे चाओ एन लाई, इन दोनों ही नेताओं ने 29 अप्रैल 1954 को एक पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य भी भारत और चीन के संबंधों को मजबूत बनाना था और इन संबंधों में नए आयाम स्थापित करना इसका उद्देश्य था। दोनों ही देशों के बीच संबंधों को, पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को बेहतर कैसे बनाया जाए, वह इस पंचशील सिद्धांत का उद्देश्य था। पंचशील सिद्धांत के शीर्षक से ही हमें इसका विवरण का अंदाज़ा लगता है कि इस सिद्धांत में, इस समझौते में 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और यह सिद्धांत पंडित नेहरू ने बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं इनको ग्रहण करने का प्रयास किया है। और इन 5 सिद्धांतों के द्वारा दो पड़ोसी देशों के बीच में मजबूत संबंधों की स्थापना का उस समय प्रयास किया गया था। आइए जानते हैं कि वो 5 सिद्धांत पंचशील के कौन से हैं जिनके द्वारा इन दो देशों के बीच में मजबूत संबंधों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। तो पंचशील के जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि दोनों ही देश, भारत तथा चीन, एक दूसरे की संप्रभुता तथा अखंडता का सम्मान करेंगे। अर्थात दोनों ही देश, भारत तथा चीन, परस्पर एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। यह पंचशील का पहला सिद्धांत रखा गया था। दूसरा जो इसका सिद्धांत था वो था अनाक्रमण। अनाक्रमण से तात्पर्य है कि दोनों ही देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। इसको पंचशील के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत पंचशील के अंतर्गत रखा गया है वह है अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप से तात्पर्य है कि दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दोनों ही देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्थात भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और चीन भारत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा जो सिद्धांत है वह है समानता व पारस्परिक लाभ। समानता व पारस्परिक लाभ की भावना को बढ़ावा देने का विचार इस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है
ताकि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की स्थापना की जा सके। और इस पंचशील सिद्धांत का जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, जो सार है, वो इसके 5वें सिद्धांत में छिपा हुआ है, जिसको हम कहते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को आगे बढ़ाना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि शांति के साथ एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना। तो इस प्रकार शुरुआती दौर में भारत और चीन के जो संबंध रहे हैं वो अच्छे संबंध रहे हैं, दोस्ताना संबंध रहे हैं। बाद के वर्षों में भारत और चीन के बीच संबंधों में खटास क्यों आई, उसके बाद चीन के आक्रमण के प्रभाव और उस आक्रमण से देश की राजनीति में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर भारत के चीन के साथ जो संबंध आक्रमण के बाद 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पूरी तरह से जो संबंध समाप्त हो चुके थे, उन संबंधों की बहाली के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि भारत और चीन के दोस्ताना संबंधों के बीच में खटास का क्या कारण था। 1954 के दौर में जब कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा प्रसिद्ध हुआ करता था, तो यह आगे चलकर इन दो देशों के बीच में ऐसी क्या स्थितियां बनी जिनके कारण युद्ध का भी दोनों देशों को सामना करना पड़ा। तो अब हम चर्चा करेंगे चीन का आक्रमण 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब इस आक्रमण की पृष्ठभूमि में जाएंगे। हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में नेहरू का चीन के प्रति जो भरोसा था, जो मधुर संबंधों को स्थापित करने का उनका प्रयास था, उनकी ये भावना थी कि चीन भारत पर हमला नहीं कर सकता। इसके विपरीत जो उनके अन्य सहयोगी थे, सरदार पटेल और जो अन्य नेता थे, उनको ये आशंका थी कि आने वाले दिनों में जो चीन है वो भारत पर हमला कर सकता है। लेकिन नेहरू इसको लेकर उन्हें यकीन नहीं था कि चीन कभी भारत पर हमला कर सकता है, और वह दोनों ही देशों के बीच दोस्ताना संबंधों पर विश्वास करते थे। और चीन के हमले की उन्हें कहीं दूर दूर तक उनकी आशंका नहीं थी, उन्हें इसका विश्वास नहीं था। लेकिन हुआ इसके विपरीत। चीन का जो आक्रमण 1962 में हुआ, उसके पीछे दो अहम कारण हैं। उन दो अहम कारणों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो वो दो अहम कारण हैं। एक कारण है तिब्बत, और दूसरा जो कारण है वो है दोनों देशों के बीच में होने वाला सीमा विवाद। यानी कि दोनों देशों के बीच में जो उनकी सीमा है, उन सीमाओं के निर्धारण को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद, भारत और चीन के बीच संबंधों के खराब होने का या फिर चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के दो बड़े अहम कारण हैं। तो तिब्बत से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तिब्बत की बात की जाए कि तिब्बत भारत और चीन के बीच युद्ध का कारण कैसे बना, या फिर तिब्बत के कारण भारत और चीन के संबंधों में खटास क्यों आई। तिब्बत की अगर बात की जाए तो तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक मध्यवर्ती राज्य रहा है और बड़े लंबे समय से एक मध्यवर्ती राज्य की भूमिका निभा रहा है। लेकिन 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने से यह मध्यवर्ती राज्य समाप्त हो गया। 1950 में चीन ने पूर्ण रूप से तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद से ही भारत और चीन के संबंधों में जो खटास आनी शुरू हुई, उसका कारण 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेना ही है। वहीं से दोनों देशों के बीच में संबंधों में खटास पैदा होनी शुरू हुई। तिब्बत की बात कर ली जाए तो वो मध्य एशिया का एक मशहूर पठार है और भारत और चीन के बीच में बड़े लंबे समय से एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में स्थापित है। अतीत में चीन ने कई बार तिब्बत पर अपना कब्जा किया और कई बार तिब्बत चीन के कब्जे से आज़ाद भी हुआ। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत सरकार ने शुरुआत में इस कदम का खुलकर अथवा हम ये कहेंगे कि कड़ा प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे तिब्बत से तिब्बती संस्कृति को चीन के द्वारा कुचलने की खबरें सामने आने लगी, भारत सरकार की भी बेचैनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और उस कब्जा करने के उपरांत
यह वहाँ से खबरें आने लगी कि चीन तिब्बत की जो मौलिक संस्कृति है उस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीनी बाशिंदों को बसाकर वहाँ साम्यवाद फैलाना चाहता है। ऐसी खबरें जब आने लगी तो भारत की बेचैनी बढ़ने लगी। इसी बीच में 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया और उस पंचशील समझौते में दोनों ही देशों के द्वारा एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया गया था, सिद्धांत निर्धारित किया गया था। चीन ने इस सिद्धांत का यह अनुमान लगाया कि भारत ने तिब्बत पर उसके कब्जे को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया है, उससे भारत सहमत है और फिर यहीं से जो संबंधों के खराब होने का अगला दौर शुरू हुआ। 1956 में चीन के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष चाओ एनलाई भारत आए और उनके साथ तिब्बतियों के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वो भी भारत आए। दलाई लामा ने पंडित नेहरू को तिब्बत की वास्तविक स्थितियों से अवगत कराया और उन्हें यह बताया कि चीन के कब्जे के बाद तिब्बत की संस्कृति को उनसे खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। इसी बीच चीन ने भारत को यह भरोसा दिलाया कि तिब्बत को ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी और उसको एक स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र के रूप में चीन मान्यता देगा, यानी कि उसको अपने शासन के संबंध में ज़्यादा स्वायत्तता देने का आश्वासन चीन के द्वारा भारत सरकार को दिया गया। लेकिन तिब्बत की जनता में चीन के आक्रमण के प्रति, उसके कब्जे के प्रति असंतोष था। वह चीन के इस दावे का निरंतर विरोध करते हैं कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। उनका यह मानना है कि तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है और चीन तथा तिब्बत की संस्कृतियों में मौलिक अंतर है। तिब्बत पूरी तरह से एक अलग संस्कृति वाला क्षेत्र है और चीन के नियंत्रण का तिब्बत के लोग विरोध करते हैं। इसी प्रकार जब तिब्बतियों की संस्कृतियों को कुचलने का सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो तिब्बतियों में असंतोष बढ़ा और इस असंतोष के बढ़ने के बाद 1958 में तिब्बत के लोगों ने चीन के विरुद्ध एक सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। तिब्बत के लोगों ने चीन के शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र संघर्ष को शुरू किया, लेकिन चीन की मजबूत सेना के द्वारा इस संघर्ष को दबा दिया गया और संघर्ष करने वाले लोगों के खिलाफ धरपकड़ शुरू कर दी गई। इस अफरा तफरी के माहौल में जो तिब्बतियों के धार्मिक नेता हैं दलाई लामा ने भारत की ओर रुख किया और भारत सरकार से शरण मांगी। 1959 में भारत सरकार ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे दी और इस प्रकार दलाई लामा 1959 में अपने अनुयायियों के साथ भारत आ पहुँचे। भारत के द्वारा उनको शरण देने से चीन आग बबूला हो गया और उसने ये कहा कि भारत चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है और उसके विरोधियों को अपने यहाँ शरण दे रहा है। तो चीन के द्वारा भारत ने जो दलाई लामा को शरण दी, चीन ने उसका कड़ा विरोध किया और उसे यह माना कि भारत चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है, उनको बढ़ावा देना चाहता है। इस बीच 1950 और 60 के दशक में तिब्बत से अनेक तिब्बतियों ने दूसरे देशों में शरण ली। भारत में भी बड़े पैमाने पर दलाई लामा के साथ तिब्बती लोग भारत पहुँचे और दिल्ली में इनकी अनेक बस्तियां हैं और संभवतया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बतियों की सबसे बड़ी शरण स्थली है। वहाँ इनकी सबसे बड़ी बस्ती है और इनके धार्मिक गुरु दलाई लामा ने भी अपना निवास स्थान हिमाचल के धर्मशाला में ही बनाया है। तो इस प्रकार अपने विरोधियों के शरण देने के कारण भारत के चीन के साथ संबंध खराब हुए। उसमें दलाई लामा को शरण देना और चीन के द्वारा वहाँ की संस्कृतियों को कुचलने के प्रयास का भारत का विरोध करना भारत और चीन के संबंधों में खटास का एक बड़ा कारण
बना। बहरहाल वर्तमान में चीन यह कहता है कि तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है, उसको स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, लेकिन तिब्बत की जनता चीन के इस दावे का विरोध करती है। इसके अलावा वह इस बात का भी विरोध करती है कि चीन तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता है। तिब्बतियों का यह कहना है कि चीन ज़्यादा से ज़्यादा अपने बासिंदों को तिब्बत में बसाकर वहाँ साम्यवाद का प्रसार करना चाहता है। तो इस प्रकार 1959 में दलाई लामा को भारत के द्वारा राजनीतिक शरण देने से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास का यह एक बड़ा कारण हम मान सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कि भारत चीन संबंधों के बीच में खटास का जो दूसरा कारण है, संबंधों के खराब होने का जो दूसरा कारण है, झगड़े का जो दूसरा कारण है, वो है सीमा विवाद। सीमा विवाद की अगर बात की जाए तो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो ब्रिटिश काल से है। दोनों ही देशों के बीच में ब्रिटिश शासन के दौरान जो सीमाओं का निर्धारण किया गया था, चीन ने आज़ादी के बाद उस निर्धारण को मानने से मना कर दिया और ये कहा कि भारत के जो भारतीय क्षेत्र है, जो भारतीय क्षेत्र में शामिल जम्मू कश्मीर के लद्दाख तथा अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर चीन ने अपना कब्जा जताया। चीन ने इन दो क्षेत्रों पर, खासकर जम्मू कश्मीर के लद्दाख और लद्दाख में अक्साई चीन क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का लद्दाख और लद्दाख का अक्साई चीन क्षेत्र को चीन अपना मानता है और उस पर अपना कब्जा जमाने का चीन प्रयास करता है। इसके अलावा जो हमारे पूर्वोत्तर में आज का अरुणाचल प्रदेश है, उस समय उस अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था नेफा। नेफा से जो तात्पर्य है वह है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र, उस समय अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था। तो इन दोनों ही क्षेत्रों पर चीन ने अपना अधिकार जमाया और अपना कब्जा करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में 1957 से लेकर 1959 के बीच के सालों में जो हमारे जम्मू कश्मीर का लद्दाख है और लद्दाख में अक्साई चीन क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, इस विवादित क्षेत्र में चीन ने सड़क बनाने का कार्य किया। वह सड़क बनाकर इस क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता था, भारत पर दबाव बनाना चाहता था और उसको एक हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसलिए इस क्षेत्र में चीन ने सड़क बनाई। भारत ने चीन के द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का भरपूर विरोध किया। दोनों ही तरफ से झड़प हुई और राजनीतिक वार्ताओं के द्वारा भी इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन नेहरू और माओ त्से तुंग दो राष्ट्राध्यक्षों में होने वाली वार्ताओं के उपरांत भी इस मसले को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों ही देशों के बीच में भारी झड़प हुई और यही दोनों क्षेत्र आगे आने वाले समय में भारत और चीन के बीच युद्ध का अखाड़ा बने, कारण बने। अक्टूबर 1962 का वह समय है जब दुनिया में क्यूबा का मिसाइल संकट की घटना परिघटित हो रही थी। शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के अंतर्गत दो महाशक्तियां क्यूबा के मिसाइल संकट में एक दूसरे को आजमाने का काम कर रही थी। ठीक इसी समय अक्टूबर 1962 में चीन ने दोनों ही विवादित क्षेत्रों पर, अरुणाचल प्रदेश यानी कि नेफा और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्रों पर अक्टूबर 1962 में चीन ने तेज गति से और व्यापक हमला किया। इसी प्रकार 1962 के नवंबर माह में चीन ने हमले का दूसरा दौर शुरू किया। दोनों ही क्षेत्रों से चीन ने हमला किया, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख में जो अक्साई चीन क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में चीन ने हमला किया। इसमें से लद्दाख या पूर्वी क्षेत्र में तो भारतीय सेना ने किसी प्रकार से चीन का मुकाबला किया, लेकिन जो नेफा अर्थात अरुणाचल वाला क्षेत्र है, वहाँ से चीन की सेनाओं को हम रोक नहीं पाए और चीन की सेनाएं
वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और असम के मैदानी इलाकों तक पहुँच गई। तो इस प्रकार इस युद्ध में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा और इस पराजय के उपरांत भारत की देश और विदेश में जो छवि है वो धूमिल हुई। नेहरू की छवि धूमिल हुई। नेहरू की व्यक्तिगत रूप से इस असफलता के लिए उनकी आलोचना हुई और उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें सही समय पर चीन के युद्ध का उनको आभास नहीं हो पाया, इस कारण उनकी आलोचना हुई। और इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि नेहरू जी की सरकार के विरुद्ध इसी कालखंड में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो कुल मिलाकर के इस युद्ध के दूरगामी प्रभाव भारत की राजनीति पर पड़े और इसके बाद के कुछ उपचुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा धीरे धीरे देश के राजनीतिक मानस ने बदलना शुरू किया। इस दौर में जो भारत के रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, उनको इस्तीफा देना पड़ा। वह 1957 से भारत के रक्षा मंत्री थे। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके थे, राज्यसभा के सदस्य तथा लोकसभा के सांसद रह चुके थे और 1957 से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा जो भारत के बड़े सैन्य कमांडर थे, अधिकतर जो सैन्य अफसर थे, उन सैन्य अफसरों ने या तो अवकाश ग्रहण कर लिया या समय से पहले उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। तो इस प्रकार चीन से युद्ध में जो हार है वह उसने हमें बहुत निराश किया, क्योंकि हमें कहीं से भी हम चीन के हमले की आशंका नहीं लगा पाए और उससे निपटने की बेहतर तैयारी ना करने के कारण भारत सरकार को भी उस दौर में आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चीन के साथ जो हमारे विवाद हैं, सीमा के विवाद हैं, उसके बाद वह अभी तक सुलझे नहीं हैं। 1962 में मैदानी इलाकों तक पहुंचने के बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और चीन की सेनाएं वापस वहीं लौट गई जहां से चीन की सेनाएं आई थी। लेकिन चीन के साथ सीमा को लेकर विवाद अभी भी हमारा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भी भारत और चीन के बीच में सेनाओं की झड़प हो चुकी है, टकराव हो चुका है। इसके अलावा एक वर्ष पूर्व 2020 मई 2020 में ही लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में, जो कि पैंगोंग लेक के नज़दीक है, वहाँ दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई है और बड़े लंबे समय तक तनाव बना रहा है और बड़ी लंबी दोनों देशों के बीच में राजनयिक और सैन्य वार्ताओं के बाद इस मसले को किसी प्रकार से सुलझाया जा सका है। और बड़ा तनावपूर्ण ये समय रहा जब दोनों ही देशों के बीच गलवान घाटी में सैन्य झड़पें हुई। तो चीन के साथ सीमा विवाद अभी हमारा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और दोनों देशों के बीच में तनाव का, संघर्ष का एक बड़ा कारण कहा जा सकता है। तो इस प्रकार चीन युद्ध में भारत की पराजय से देश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि है, नेहरू की छवि है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। देशवासियों में इस हार से निराशा तो हुई, लेकिन इसका एक सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि इस पराजय से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना का विकास होने से राष्ट्रवादी भावनाओं का उत्थान इस दौर में अवश्य हुआ। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वह है इस दौर में चीन युद्ध के बाद भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन। हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में जो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी और लोकतंत्र की स्थापना में इस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चीन से युद्ध के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी विभाजन का सामना करना पड़ा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत वो कैडर, वो लोग और वो नेता जो सोवियत संघ की विचारधारा के समर्थक थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बने रहे और जो चीन के समर्थक नेता थे उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसको कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
मार्क्सवादी। तो जो सोवियत संघ की समर्थक विचारधारा के पॉलिटिशियन हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई में रहे, और जो चीन के समर्थक नेता हैं उन्होंने एक नई कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस तरह चीन के युद्ध का जो प्रभाव है वो भारतीय आंतरिक राजनीति में पड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से अपने नज़दीकियों को बढ़ाया, और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी वह सरकार से पूरी तरह से अलग हो गई, वह उसके बिल्कुल विरोध में थी। लेकिन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने चीन युद्ध के बाद अपनी नज़दीकियों को कांग्रेस के साथ बढ़ाया। तो यह भारत की राजनीति पर इस युद्ध के ये जो प्रभाव पड़े, इन प्रभावों से हम जान सकते हैं कि विदेश संबंधों का प्रभाव देश के साथ साथ देश की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि इस दौर में चीन युद्ध के बाद हमने अपने देश में पूर्वोत्तर में क्या क्या बदलाव किया। जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में पराजय के बाद हमारे जो शीर्ष नेता हैं, उन नेताओं का ध्यान पूर्वोत्तर की डामाडोल स्थिति की ओर चला गया। वो समझ गए कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वो अविकसित और पिछड़ा इलाका था, और इसके साथ साथ वो भारत से पूरी तरह से कटा हुआ इलाका था। अब हमारे राष्ट्रीय नेता समझ चुके थे कि हमें पूर्वोत्तर की स्थितियों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यह इलाका राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, और देश की एकता को बनाए रखने के लिए और वर्तमान भारत राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए इस क्षेत्र में अखंडता को बनाए रखना की चुनौती को तत्कालीन नेताओं ने गंभीरतापूर्वक लिया। और इस कड़ी में पूर्वोत्तर के अंतर्गत हम जानते हैं कि 1963 में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और बाद के सालों में साल 1972 में 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों ही राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के चीन युद्ध के बाद भारत अपने पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रति ज़्यादा सजग हुआ, ज़्यादा सचेत हुआ, और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने आगामी कदम उठाए, ताकि इन क्षेत्रों के द्वारा भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। आइए अब चर्चा करते हैं कि 1962 में जब चीन के साथ हमारे युद्ध हुआ, तो इस युद्ध के बाद आगामी 10 से लेकर 16 सालों तक हमारे संबंध पूरी तरह से चीन से समाप्त हो गए। इसके बाद 1976 में कहीं आगे जाकर चीन के साथ हमारे संबंधों को सामान्य होने की प्रक्रिया शुरू हो पाई। 1976 के बाद 1979 में जब भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चीन की यात्रा करी, और इस चीन यात्रा से दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों को बहाल करने में सुविधा हुई। इसके अतिरिक्त भारत और चीन के संबंधों को सामान्य बनाने में और इनको एक नया रंग देने में जो दूसरी भूमिका निभाई, वो भी निभाई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 में चीन की यात्रा की, और उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच में संबंधों को बहाल होने में मदद मिली। और ख़ासकर उनके इस दौरे के बाद चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं वो आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर ही ज़्यादा जोर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में हम कहें तो चीन के साथ, चीन हमारा पड़ोसी देश है, सीमा विवाद उसके साथ है, और उसके साथ जो हमारी जो सीमा लगी हुई है उसकी संवेदनशील क्षेत्र है, उसके प्रति अब भारत
सजग हो चुका है। 1962 में कुछ कमियां ज़रूर रह गई थी, क्योंकि उस दौर में भारत और चीन सीमा की निगरानी भी अर्धसैनिक बलों को दी जाती थी। तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन वर्तमान में अभी दोनों ही देशों के बीच में राजनयिक संबंध बहाल हो चुके हैं और दोनों ही देश आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में अग्रसर हैं। तो इस प्रकार चीन के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं वो शुरुआत में शांति से इनकी शुरुआत हुई और कालांतर में 1962 के बाद यह संघर्ष में बदल गए और फिर नई आर्थिक नीति को अपनाने के बाद 80 और 90 के दशक में चीन से हमने दोबारा अपने संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया है और इन संबंधों में जो हमारा जो जोर है वो ज़्यादातर आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों की बहाली पर ही ज़्यादा हमारा जोर है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने इस भारत के विदेश संबंधों के अंतर्गत भारत और चीन के संबंधों के बारे में अध्ययन किया। आगे अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उसमें हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही भारत की परमाणु नीति के बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। साथ ही जो सामने नोटिफिकेशन की बेल है उस बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सूचनाएं आप तक मिलती रहें। तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।